नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत। डाउ में दिखी 140 पॉइंट की गिरावट। मेटल माइनिंग शेयरों में बिकवाली से यूरोपीय बाजार भी फिसले। एशियाई बाजारों में कमजोर शुरुआत। 15 महीने की ऊंचाई छूने के बाद डॉलर में मजबूती से सोना कमजोर, मगर 2 दिन में 5% गिरने के बाद कच्चे तेल में स्थिरता। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने जेएसपीएल से 1000 मेगावाट प्लांट खरीदने का किया करार। 4000 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में हुआ सौदा। आज है मिड कैप कंपनियों के तिमाही नतीजों का दिन। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, डीएचएफएल, अदानी एंटरप्राइजेज और हेक्सावेयर पर रहेगी बाजार की नजर। आज से खुल रहा है पराग मिल्क फूड्स का आईपीओ। 750 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। एंकर इन्वेस्टर्स से मिले 345 करोड़ रुपए। और गर्मी के बढ़ते प्रकोप से दिल्ली के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। दिल्ली सरकार का आदेश, 11 मई से बंद होंगे सभी स्कूल। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले देख लीजिए इस बुधवार की सुबह किस तरह के संकेत आ रहे हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, एसजीएक्स निफ्टी, वो दर्शा रहा है कि हल्की नरमी के साथ शायद भारतीय बाजारों के आज कामकाज की शुरुआत होती हुई नजर आए। वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। दरअसल आज अक्रॉस द ग्लोब दुनिया भर के बाजारों से क्यूज कमजोर है। अमेरिका में हमने देखा कल दबाव के साथ कामकाज होता हुआ, वहां के मार्केट्स पे अच्छा खासा प्रेशर था। यूरोप में भी कल तगड़ा प्रेशर, खासतौर पे यूरोजोन मार्केट्स यानी कि जर्मनी और फ्रांस के मार्केट्स में दबाव गहराता हुआ नजर आया। और आज एशिया की भी कमजोर शुरुआत होती हुई। जापान के बाजार निकले, ध्यान रखें आज फिर मार्केट हॉलिडे के चलते बंद है। शुक्रवार को मार्केट्स खुलते हुए नजर आएंगे, लेकिन बाकी एशियन मार्केट्स में भी आप देखेंगे लाल निशान के साथ, दबाव के साथ कामकाज। इसी बैकड्रॉप पे आज कमजोरी का ही हमें इंडिकेशंस मिलते हुए। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि आज निफ्टी में शायद बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो रणनीति क्या हो, लेवल्स क्या होंगे, इस पर डिटेल में अनिल से बातचीत करूंगा शो में आगे। और इनफैक्ट अनिल के साथ साथ एक और एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ेंगी, सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक, उनसे भी बातचीत होगी आज की निफ्टी रणनीति पर। लेकिन सबसे पहले जिसके कारण आज आपको हल्की सी कमजोरी, सुस्ती के इंडिकेशंस आ रहे हैं, वो है ग्लोबल मार्केट। अक्रॉस द ग्लोब प्रेशर के साथ कामकाज। क्या वजह थी? हमेशा की तरह सुबह सुबह जुड़ चुके मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, हाय, गुड मॉर्निंग। फिर से दबाव का दिन? हाँ, कह सकते हैं एक दिन अच्छा है, एक दिन बुरा। कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। असल में यूएस की बजाय अगर आप एशिया में देखें, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा नुकसान है। भले ही जापान का बाजार बंद है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं जापान से, उसकी अपनी करेंसी के और चीन से, वो थोड़ी ज्यादा चिंता की वजह है। यूएस में हुआ क्या कि एप्पल की रिकवरी के बावजूद भी यूएस मार्केट्स अपने आप में पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए। उसकी कई वजह थी, क्योंकि वहां पे आपको मालूम है अभी भी रिजल्ट सीजन चल रहा है। कुछ एक और संकेत जो करेंसी फैक्टर से आ रहे हैं, ये काफी हद तक यूएस को और ग्लोबली काफी हद तक परेशान करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप डॉलर के मुकाबले येन की स्ट्रेंथ देखेंगे तो अपने आप में बहुत ज्यादा है। और न केवल येन की इंपॉर्टेंस यूएस या फिर जापान अपने लिए है, बल्कि ग्लोबल प्रेजेंस इसलिए भी रखता है क्योंकि ये एक बड़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है और इसका ग्लोबली असर पड़ता हुआ दिखेगा। तो इसलिए येन जितना भी मजबूत होगा, हो सकता है जापानीज बैंक इसको लेके कुछ एक और बड़े फैसले ले लें। इससे एशियन मार्केट्स पे पूरी तरह से असर आएगा। हालांकि जापान के बाजार अभी बंद है, रिएक्शन उस तरह से नहीं है, लेकिन हाँ, करेंसी ने ये चिंता जाहिर की है कि ग्लोबल मंदी वापस संकेत दे रही है। इस तरह की जो इमर्जिंग करेंसीज जो है ऊपर निकल के आ रही हैं, बजाय डेवलप्ड कंट्री की करेंसीज के मुकाबले। इसके अलावा चीन का कल जो पीएमआई का आंकड़ा, ये भी उम्मीद से कम रहा है। इनफैक्ट 50 के भी नीचे रहा और 49.4 रहा ये आंकड़ा, तो इसने भी काफी हद तक निराश किया है। इसके अलावा 6 दिन के बाद अब डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई, वो उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड थी कि पुल बैक आएगा, लेकिन हल्की ही तेजी इंडेक्स के अंदर आती हुई दिखी है। काफी हद तक माइनिंग शेयर्स की कल पिटाई होती हुई दिखी थी, जो कि डॉलर इंडेक्स की कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। कल यूरोप में भी कल माइनिंग शेयर सबसे ज्यादा टूटे और इटली के बैंक का कंसर्न्स अभी भी है। इस वजह से लगातार वहां पे हमने प्रेशर ज्यादा बनते हुए देखा है एज कम्पेयर टू यूएस और एशिया। इसके अलावा आज 2 अहम आंकड़े जिस पे आपको ध्यान रखना है, एक तो रोजगार के आंकड़े आएंगे शुक्रवार को, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे यूएस मार्केट्स के लिहाज से। इसके अलावा अमेरिका में आज ही कच्चे तेल का भंडार जो कि वीकली आता है, उससे काफी हद तक क्रूड को सपोर्ट या फिर और बिकवाली ये तय होती हुई दिख जाएगी। तो कुछ अहम आंकड़ों पर नजर होने वाली है। कच्चे तेल के लिए आज इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन दबाव के साथ कामकाज हुआ। 3/4 से 1.25% अमेरिकन मार्केट्स कमजोर, डाउ में 140 अंक का दबाव, यूरोप में 1 से 2% की कमजोरी। तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव नहीं है। साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अबरडीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लगातार कैश निकलने के चलते कंपनी पर रिडेम्पशन का खतरा
बढ़ता जा रहा है। कंपनी ने इस सिलसिले में चेतावनी भी दे दी है। कंपनी का कहना है कि 2016 में भी निवेशकों की तरफ से फंड से बिकवाली देखने को मिल सकती है। मंगलवार को एबरडीन का शेयर करीब 10% से ज्यादा टूटा। कमजोर नतीजे और आगे भी स्थिति खराब रहने की आशंका के चलते शेयर पर दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले 3 महीनों में कंपनी के खाते से करीब 7,600 करोड़ यूरो बाहर निकल गए हैं। एबरडीन का कहना है कि कमोडिटी कीमतों में आए दबाव के चलते निवेशकों का सेंटिमेंट बिगड़ता जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। लेकिन सबसे पहले अब भारतीय बाजारों के कामकाज। कल का कारोबारी सत्र आपको याद होगा, तगड़ा प्रेशर था इंडियन मार्केट्स में कल। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में जब डिम्पी हाईलाइट कर रहे थे तो ग्लोबल संकेत बेहतर थे। शुरुआत उसी तर्ज पे हमारे मार्केट्स की बेहतर होती हुई नजर आई। शुरुआती कामकाज में निफ्टी में तो 1% तक का उछाल देखा हमने। 78-90 तक के लेवल्स कल दिन के हाईज थे। लेकिन उस शुरुआती ट्रेड, वो मॉर्निंग ट्रेड के बाद लगातार दबाव बनता गया भारतीय बाजारों में। यूरोप के मार्केट्स खुले दोपहर में, उनमें हमने देखा प्रेशर था और उसके बाद दिन के हाई से तगड़ी पिटाई होती हुई नजर आई भारतीय बाजारों की। हाई से मेरे ख्याल से 150 अंक, 145 अंक के आसपास का दबाव और फाइनली 747 यानी कि 7750 के नीचे जाके हम कल क्लोज दिखाया है। मिड कैप, स्मॉल कैप्स में भी प्रेशर था, लेकिन लार्जली लार्ज कैप्स में ऊपर के लेवल से ज्यादा तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई। लेकिन चौतरफा बिकवाली का दिन था कल। बैंक्स जो काफी हद तक सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पे आखिरी में जाके सबसे तगड़ा प्रेशर आया। बैंक्स के अलावा तमाम हैवी वेट पॉकेट्स आप गिन लीजिए, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, फार्मा हो, ऑयल एंड गैस हो, इन सब सेक्टोरल पॉकेट्स में 1% या उससे ज्यादा का प्रेशर कल के ट्रेडिंग सेशन में आया। हैवी वेट्स, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, टीसीएस, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन सब ने तगड़ा प्रेशर बनाया कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो कल मूड काफी बिगड़ा और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था जिस तरह का ये दिन के दौरान एकदम से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला, उछाल से दबाव। इनफैक्ट एफआई के आंकड़े देखिए कल आप, कैश मार्केट में 755 करोड़ रुपए की बिकवाली कर डाली। यही नहीं, वायदा बाजार के आंकड़े भी बेहद इंपॉर्टेंट है। 933 करोड़ रुपए वायदा में एफआईज ने नेट शुद्ध सेलिंग करी है। तो बहुत तगड़ा प्रेशर एफआईज की सेलिंग का कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। लेकिन चलिए, हमारे साथ हमारे मार्केट से रिलेटेड अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं। अनिल की मैंने शुरुआत में कोट प्लेट पढ़ी थी, अनिल हाईलाइट कर रहे हैं कि आज बिकवाली करने का दिन है। अनिल जी, क्या वाकई मूड बहुत तगड़ा बिगड़ गया है? अब तो हम 7750 के नीचे कामकाज कर रहे हैं, कितना और प्रेशर होगा और खुलते ही क्या बिकवाली कर डालूं? असली मूड तो आशीष तब बिगड़ेगा जब 7,700 के नीचे फिसलेंगे, वहां पर फिर लोगों का सेंटीमेंट और ज्यादा खराब होता दिखेगा। क्योंकि अब तक तो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 7,700 7,900 की जो हम लगातार बता रहे हैं वो बनी हुई है, और अगर आज इसे होल्ड कर पाए तो अच्छी बात है। हाँ, 7,700 के आसपास थोड़ी बहुत तो आपको शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी बहुत खरीदारी आती हुई दिख सकती है। उसके नीचे जाने के बाद मुझे डर इस बात का है कि फिर मिड कैप शेयरों में ज्यादा बिकवाली का दबाव देखने को मिलेगा दिग्गजों के बजाय, तो वहां पर सावधानी रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी भी अपने बहुत इंटरेस्टिंग सपोर्ट लेवल पर आता हुआ दिख रहा है। 16,300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो अगर ये लेवल ना टूटे बैंक निफ्टी में तो ठीक, नहीं तो उसके नीचे बैंक निफ्टी में भी फिर एक और 400-500 पॉइंट की रेस खुलती हुई नजर आ सकती है, तो वो एक और चीज ध्यान में रखनी चाहिए। अब दिक्कत ये कि ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और साथ ही अगर आप देखें तो एफआईज की बिकवाली के आंकड़े भी दबाव बना रहे हैं। वायदा कारोबार में तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। कल कैश मार्केट में भी बिकवाली हुई, तो एफआईज की तरफ से थोड़ा सा हाथ खींचना बाजार के लिए अभी चिंता की बात है। तो जब तक ग्लोबल मार्केट अचानक से आपको तेजी न दिखाए, तब तक बहुत ज्यादा तेजी के मूड में आने वाली बात नहीं है। और 7,900 जिस लेवल को हम कल भी कह रहे थे, वहां से बाजार बार बार नीचे आने की कोशिश कर रहा था। तो उछाल में बिकवाली करें, ये ज्यादा सही रणनीति हो सकती है। उछाल में बिकवाली 7,700 तक के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी पे अप्रोच कर सकते हैं। और अनिल हाईलाइट कर रहे हैं 7,700 के अगर हम नीचे फिसले तो मूड कहीं और बिगड़ता हुआ नजर आएगा, तो शायद और नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अनिल जी, मैं एक चीज हाईलाइट कर रहा था डिम्पी के, जब ग्लोबल मार्केट्स का चेक लिया उसके बाद, कि एबरडीन ने जिस तरह से वार्निंग जारी कर दी है, बेहद कमजोर आउटलुक, कह रहे हैं फंड से और तगड़ा आउटफ्लोज देखने को मिलेंगे, रिडेम्पशन का प्रेशर आएगा। एबरडीन का तो भारत में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, ऐसे में क्या निवेशकों को फिक्र करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और आशीष, पिछली बार जब बाजार कमजोर हुए थे, जब हम बजट के आसपास 7,000 के आसपास पहुंचे थे, तब भी एबरडीन की तरफ से सेलिंग प्रेशर था। क्योंकि दिक्कत यह है कि एबरडीन के फंड्स में काफी पैसा गल्फ कंट्रीज का है, और वहां पर जिस तरह से कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, उसको लेकर उनकी इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी नहीं, तो वहां के इन्वेस्टर्स धीमे धीमे रिडम्पशन कर रहे हैं। तो ज्यादा रिडम्पशन का प्रेशर गल्फ कंट्रीज से एबरडीन में आ रहा है। और क्योंकि इंडिया में एक्सपोजर है, पहले भी एबरडीन ने
बेचा है और अब भी बेचेंगे, तो ऐसे में आप डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक खासतौर से उनके पोर्टफोलियो से रिलेटेड स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, सावधान रहना चाहिए। हाँ, एक और बात ये कि एबरडीन जैसा फंड अगर निकलता है, सिर्फ बात ये है कि वो रिडम्पशन प्रेशर की वजह से निकल रहा है, नहीं कि इंडिया स्टोरी की वजह से। तो आप सेंटिमेंट के लिहाज से उतना बुरा ना माने, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट तो डिमांड सप्लाई पर चलता है, और अगर सप्लाई है फिर भी बाजार को नीचे आना ही। ओके, तो कच्चे तेल की जो कीमतें गिरी हैं उसका खामियाजा है ये, क्योंकि एबरडीन ने हाईलाइट करा है कमोडिटी प्राइसेस जो कोलैप्स हैं उसके बाद वो रिडेम्पशन प्रेशर्स हैं, तो खासतौर पर गल्फ कंट्री से रिडेम्पशन प्रेशर आते हुए और तगड़ा एक्सपोजर एबरडीन का इंडियन मार्केट्स में है, तो शायद एक मूड बिगाड़ने का काम, एक सेंटिमेंट निगेटिव और शायद आउटफ्लोज के लिहाज से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। लेकिन आज बिकवाली करने की सलाह अनिल की तरफ से आती हुई, लेकिन निफ्टी पे एक और एक्सपर्ट अब हमारे साथ जोड़ रहे हैं, SimiBhowmic.com की सिमी भौमिक। सिमी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं मैम, कल का दिन तो बहुत चौंकाने वाला था, जिस तरह से दिन के दौरान ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला। क्या कोई अहम लेवल टूट गया है और दबाव बरकरार रहेगा मैम? गुड मॉर्निंग आशीष। ये जो कल हम लोग एक्चुअली सोच रहे थे कि लगातार 4-5 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी ने सपोर्ट दिया था 200 डेमा, जो कि 7776 7777 के आसपास था। लगातार वही रेंज 4-5 दिन में सपोर्ट दे रहा था और कल फाइनली जाके टूट ही गया। तो उसके बाद जाके लग रहा है कि अभी नेक्स्ट मेजर जो सपोर्ट है 7710 और 7710 से 700 वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो अगर टूट गया तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 7659 से 7650 के बीच में है। वो शायद इस रेंज शायद निफ्टी टेस्ट एक बार करेगा, उसके बाद ही चाहे कुछ रिकवरी अगर देखने को मिलता है तो मिल सकता है। और फिलहाल मैं यही सलाह दूंगी, कोई भी उछाल में बेच के चले, जब तक निफ्टी 77, 70, 77, 80 के रेंज के नीचे ही मेंटेन कर रहा है, तब तक कोई भी मतलब रैली अगर मिलता है इंट्राडे में तो सेल करने के लिए यूज करना चाहिए। 7795 के ऊपर स्टॉप लगा के टारगेट 7710, 7680 और 7650 के आसपास, ये 3 टारगेट मैंने दिया है, वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। ओके, इंटरेस्टिंग। तो दोनों ही एक्सपर्ट्स मानते हैं किसी भी उछाल में बिकवाली करने के मौके ढूंढने। अनिल ने भी इस बात को हाईलाइट करा, सिमी भी वही कह रही है, दोनों के टारगेट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अनिल ने 7700 की बात करी थी, सिमी कहती है 7710 पहला टारगेट, और इवेंचुअली शायद फिर आपको प्रेशर अगर बढ़ा तो 7650 तक के टारगेट निफ्टी में मिल सकते हैं। लेकिन सिमी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए मैम? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक में एक स्टॉक बताऊंगी जिसमें सेल करके खेलना चाहिए। 422 के आसपास हाई बना के टाटा मोटर्स कल नीचे आया था। जब ये 420-22 के ऊपर मेंटेन नहीं किया, तब मुझे लगता है कि ये स्टॉक और थोड़ा सा वीक हो सकता है। थोड़ा बहुत रैली में ये भी सेल किया जा सकता है 416-17 के ऊपर स्टॉप लगा के, जिसका टारगेट 402 और 398 का होगा। मुझे लग रहा है कि ये टाटा मोटर्स एक बार 400 से 395 के बीच में मेजर सपोर्ट है, ये इसमें आके एक बार सेटल कर सकता है। और दूसरा स्टॉक में जो मैं बाई करने का सलाह दे रही हूँ, ऑरोबिंदो फार्मा में कल एक अच्छा ब्रेकआउट देखा गया था, 800 के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से क्लोज भी करने में सक्षम रहा था। आज मैं 790 के नीचे स्टॉप लगा के, 788 के नीचे स्टॉप लगा के मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। 815 और 820 मेरा 2 टारगेट है। ओके, तो दोनों ही दिग्गज काउंटर्स चुने हैं सिमीन, और एक्चुअली एक्टिविटी आजकल लार्जली लार्ज कैप्स में ज्यादा देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स में बिकवाली करके चले और साथ साथ ऑरोबिंदो फार्मा खरीदारी करने के मौके ढूंढे। लेवल जो सिमी सुझा रही है आपकी स्क्रीन पर। सिमी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इनफैक्ट अब सीधे चलते हैं पूजा के पास कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज के लिए। पूजा, बताएं। जी, आज समित चौहान ने आज पेट्रोनेट एलएनजी में खरीदारी करने की राय दी है और इनका मानना है कि अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है, 284 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने टेक महिंद्रा में बिकवाली करने की राय दी है, 452 के लेवल्स देखने की उम्मीद है, 476 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। और आखिर में विकास सलूंके ने टाइटन में बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि कमजोरी देखने की उम्मीद है स्टॉक में, 342 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 368 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। ओके, तो ये तमाम स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए। चार्ट्स पे जिस तरह के मूवमेंट नजर आ रहे हैं, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर प्लीज नोट डाउन कर लें। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे खबरों की वजह से फोकस में, जानते हैं मेरे सहयोगी हेमंत गई से, जो अब स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। रहेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नजर रखिए, एमआरपीएल के शेयर पर नजर रखिए। जिस तरह से भारत ने ईरान के साथ करार था, वहां से कच्चा तेल इंपोर्ट करता था और कच्चे तेल के एवज में उसको पेमेंट करना था, आपको याद होगा। लेकिन जिस तरह से यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे, उसके बाद उस पेमेंट में विलंब होता हुआ नजर आया था। अब
उस बकाया पेमेंट पर करीब 1.5% का ब्याज भारत में देने के लिए राजी हुआ है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खासतौर पर MRPL के ऊपर भी नजर होनी चाहिए, इसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। साथ ही IFCI के लिए अच्छी खबर, आप देखिए लगातार NSE में और दूसरे नॉन कोर एसेट्स में हिस्सेदारी बेचने का काम कर रही है कंपनी, और बोर्ड ने बकाया जो 3% हिस्सेदारी इनकी बची है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, वो बेचने के लिए मंजूरी दे दी है। तो इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है आज के सत्र में। इंसेक्टिसाइड इंडिया के शेयर पर भी नजर रखिए। आयकर विभाग दिल्ली से इनको एक टैक्स डिमांड नोटिस मिला है और फिर से असेसमेंट कराने की बात करी है FY12 के जो फाइनेंशियल ईयर के जो अकाउंट्स थे उसकी। और पिछली बार एक बार इनको आशीष दरअसल राहत मिली थी, जिस तरह से इन्होंने एक चीज में इन्होंने कहा था कि इनको टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, उसके बाद हालांकि वो विवाद में मामला पड़ गया था और उसी विवाद के चलते अब आयकर विभाग कहता है कि नहीं, इनको पैसा देना पड़ेगा। हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो BSE को इन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है उसमें बताया नहीं है कि कितना पैसा है जिसका इनको जो इनसे मांग की गई है आयकर विभाग की तरफ से। लेकिन आयकर विभाग की जब खबर आती है तब खराब असर देखने को मिलता है शेयर में, तो आज नेगेटिव साइड पर ये शेयर ट्रेड कर सकता है। लेकिन BSF इंडिया के लिए अच्छी खबर है। BSF इंडिया के नतीजे देखिए, टर्न अराउंड क्वार्टर रहा है, लॉस से मुनाफे में आई है कंपनी। 60 करोड़ रुपए के घाटा था और करीब 76 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट इन्होंने पेश किया है। 9.5% के आसपास के मार्जिन्स भी ग्रो हुए हैं और साथ ही देखिए 7.5% का टोटल इनकम में भी बढ़त देखने को मिली है। तो अच्छा क्वार्टर, हालांकि इलिक्विड स्टॉक है, बड़ा दिग्गज शेयर है, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। और MEP इंफ्रा के लिए भी एक पॉजिटिव खबर। और देखिए पिछले कई दिनों से यहां पर अच्छी खबरें आ रही हैं। अब खबर आती हुई कि राजस्थान का जो एक टोल प्लाजा था वहां पर जो चुंगी वसूलने का काम ये एक कंपनी करती है, उसके लिए इनको एक ऑर्डर मिल गया है। तो ये एक शेयर है जिस पर नजर होनी चाहिए तेजी की साइड पर आपकी आज। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो आपके आज रडार पर नीचे खबरों की वजह से, लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो शायद न्यूज की वजह से आज स्टॉक मार्केट में रिएक्ट करते हुए नजर आए। उनमें से सबसे पहले JSW स्टील और JSPL के बीच जो डील होनी थी उसे हरी झंडी मिल गई है। इस डील के तहत JSW एनर्जी JSPL के छत्तीसगढ़ स्थित 1000 मेगावाट का पावर यूनिट खरीदेगी। कल JSPL की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया है। यह डील 4000 करोड़ रुपए के एंटरप्राइज वैल्यू पर हुई है, जिसे आगे जरूरत पड़ने पर बढ़ाकर 6500 करोड़ रुपए भी किया जा सकता है। इस डील के जरिए JSPL की योजना अपना जो कर्ज है उसे घटाने की है। इस डील का असर आज दोनों कंपनियों के शेयरों पे, JSW एनर्जी और JSPL पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा कल बाजार बंद होने के बाद दो अदानी ग्रुप कंपनीज अदानी पावर और अदानी पोर्ट एंड SEZ ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे। दोनों कंपनियों के नतीजे बेहतर रहे। अदानी पोर्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, मुनाफे में 38% का उछाल, आय में 15%, 16% का उछाल देखने को मिला। मार्जिन 2-3% कम जरूर हुए, लेकिन ध्यान रखें बाजार उम्मीद से फिर भी मार्जिन बेहतर देखने को मिले। और FY17 के लिए यानी कि आने वाले वित्त वर्ष के लिए जो गाइडेंस दी है वो भी 10 से 15% कार्गो वॉल्यूम और प्रॉफिट में बढ़त की मैनेजमेंट ने बात करी है। दूसरी कंपनी थी अदानी पावर और इसके भी रिजल्ट स्ट्रांग है। मुनाफे में 64% का उछाल, आय में 57% की मजबूती, मार्जिन्स में एक तगड़ा उछाल है, 25-26% से मार्जिन्स बढ़कर 43% पे इस कंपनी के पहुंचते हुए नजर आए। इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में भी शायद आज आपको हरकत हरे निशान के साथ कामकाज देखने को मिले, बशर्ते बाजार का मूड बेहतर रहे। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे कमोडिटी और करेंसी मार्केट में क्या रणनीति होनी चाहिए, साथ ही साथ आज आने वाले नतीजों पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या बाजार उम्मीद लगा के बैठा है, ये भी बताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज कई सारी मिड कैप कंपनीज बाजार के रडार पर रहेंगी। DHFL, SKS माइक्रो फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेज और हेक्सावे, ये वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आज आने वाले हैं। इनको लेकर CNBC आवाज का पोल क्या कहता है, इन रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेड है, किस तरह की परफॉर्मेंस रहने वाली है। मेरे साथ पूजा और डिम्पी बने हुए हैं। सबसे पहले पूजा आपके पास, DHFL अब तक जो NBFC के रिजल्ट्स आए पॉजिटिव सरप्राइज आए, क्या कुछ ऐसा DHFL के नंबर से एक्सपेक्ट करूं? जी, DHFL से भी अच्छे नतीजों की उम्मीद है। डिसबर्समेंट में हेल्दी 19% तक की साल दर साल ग्रोथ देखने की उम्मीद है। ग्रॉस NPL 0.8% के आसपास ही स्टेबल रहेंगे, जो कि पिछले तमाम क्वार्टर से इसी के आसपास ही आंकड़े मेंटेन रहे हैं। और मार्जिन्स की बात करें तो कॉस्ट ऑफ फंड्स में गिरावट की वजह से मार्जिन्स में सुधार देखने की उम्मीद है। 3% के आसपास मार्जिन्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छे नतीजे DHFL की तरफ से। नंबर शायद DHFL डिलीवर करेगा, लेकिन डिम्पी कल दोनों अदानी ग्रुप कंपनीज ने तो अच्छे नंबर्स दिए। क्या अदानी एंटरप्राइजेज जो आज नंबर्स घोषित करने वाला है, कुछ अच्छे नंबर्स आने वाले?
आपको बहुत ही सेपरेटली देखना होगा क्योंकि नॉन कंपेरेबल है, क्योंकि उन्होंने अपने पोर्ट और पावर बिजनेस को डीमर्ज कर दिया था, इसलिए कंपेयर नहीं किया जा सकता ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। हाँ, लेकिन फिर भी आंकड़े नोट करेंगे तो आपको टॉप लाइन ग्रोथ में करीब 10,000 करोड़ का आंकड़ा आते हुए दिखेगा, यानी कि रेवेन्यू, और बीटा मार्जिन जो है वो करीब 540 होगा। ये रिपोर्ट एडलवाइस की है। इसके अलावा आईडीएफसी ने भी ये कहा है कि करीब 11,000 करोड़ का टॉप लाइन आ सकता है, और साथ ही जिसके बॉटम लाइन है वो करीब 296 करोड़, यानी कि प्रॉफिट 296 करोड़ का रहेगा। इसलिए दोनों ही आंकड़ों पर आप नजर रखें। जैसे आंकड़े इसके प्लस में आते हैं तो अच्छा माना जाएगा, इससे कम आएंगे तो उसको बुरा माना जाएगा। कंपेयर नहीं किया जा सकता। कंपेरेबल नंबर्स नहीं है, ध्यान रखें। पूजा, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस? एसकेएस माइक्रो फाइनेंस से भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स की उम्मीद है। ध्यान दीजिएगा कि आरबीआई ने जो एवरेज टिकट साइज लोन की जो लिमिट बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फायदा एसकेएस माइक्रो फाइनेंस को मिलने की बात चल रही थी। ऑपरेटिंग फ्रंट पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद है। एनआईआई में इस बार स्ट्रॉन्ग 94% की बढ़त देखने को मिल सकती है। ओके, डिम्पी, फाइनली हेक्सावेयर के नंबर्स? अच्छे नंबर इस बार आ सकते हैं हेक्सावेयर के, क्योंकि अगर आप डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो करीब 2.5% इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, रुपी टर्म्स में देखेंगे तो करीब 4.5% से ज्यादा का इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, और अगर इनका पैट आप देखेंगे तो करीब 7.5% बढ़कर ये 100 के आंकड़ों को पार कर जाएगा। 107 करोड़ का इस बार मुनाफा आ सकता है। क्वार्टर इनके जो, क्योंकि इनका कैलेंडर ईयर के हिसाब से चल रहा है तो इसका पहला कैलेंडर ईयर का रिजल्ट होगा। लास्ट क्वार्टर के अंदर इनको जो फ्लड आया था चेन्नई में, वहां से नुकसान पहुंचा था, उसका करीब रिकवरी आ जाएगी। अब बीटा लॉस 200 बीपीएस का होता, 100 बीपीएस वहां से भी रिकवर होकर आ जाएंगे, और बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, मार्जिन मेंटेन्ड है, तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी 7.5% और रेवेन्यू करीब 4.5% बढ़कर इस बार आता हुआ दिखेगा। ओके, तो अडानी एंटरप्राइजेज नंबर्स कंपेरेबल नहीं है, ध्यान रखें। दोनों फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस की कंपनी एसकेएस माइक्रो, डीएचएफएल शायद अच्छे नंबर्स डिलीवर करें, और हेक्सावेयर सीक्वेंशली यानी कि तिमाही दर तिमाही चेन्नई फ्लड्स नदारत होंगे, इसका इंपैक्ट नदारत होगा, तो शायद तिमाही दर तिमाही नंबर्स कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिले। छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट्स पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फोकस कमोडिटी मार्केट्स में। और कल कच्चे तेल और सोना दोनों में दबाव देखने को मिला अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। आज रणनीति क्या हो, कार्वी कॉमट्रेड की प्रिया चौधरी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रिया जी, हाय, गुड मॉर्निंग मैम। क्या ट्रेड होंगे, क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग आशीष। अगर सोने की बात करें तो आज सोने में लगता है कि मजबूती देखने को मिलेगी। अक्षय तृतीया की वजह से मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ेंगे। वहीं फ्राइडे को आने वाला यूएस फॉर्म पेरोल डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबकी नजर उसकी तरफ बनी हुई है, तो इसलिए मुझे लगता है 13,150 के लेवल पे बाय करना चाहिए गोल्ड। वहीं अगर कच्चे तेल की बात करें तो चाइनीज डेटा वीक आया और ग्लोबल सप्लाई बढ़ता दिख रहा है, तो इसकी वजह से क्रूड में प्रेशर देखने को मिलेगा। 29.20 के लेवल से सेल करे, टारगेट 28.60 कम में, और स्टॉप लॉस 29.45 का मेंटेन करे। ओके, सोने में खरीदारी, कच्चे तेल में बिकवाली। प्रिया जी, जो लेवल सुझानी आपकी स्क्रीन पर, धन्यवाद आपका सुबह से वक्त निकालने के लिए। और क्विकली बता दूं आपको, आज प्राइमरी मार्केट्स वापस फोकस में। आज से पराग मिल्क फूड्स का आईपीओ खुल रहा है, जिसमें 6 मई तक निवेश करने का मौका होगा। प्राइस बैंड 220 से 227 रुपए रखा गया है। कंपनी की योजना इस आईपीओ के जरिए 765 करोड़ रुपए जुटाने की है। ब्रोकरेज इसकी क्या राय है वो आपकी स्क्रीन पे चलता हुआ। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।